होती है। खुद के पोजीशन के अबाउट स्पिन भी होता है तो स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये दो मोशन क्या करती है, मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रोड्यूस करती है। तो उस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू बनती है एमओ वेक्टर प्लस एमएस वेक्टर, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। एंड फिर यहां से जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिज्म की टेंडेंसी शो करते हैं। फिर आगे अगर देखेंगे तो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं कि Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, उसके साथ में आयरन, निकेल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम एंड देयर अलॉयज, ऐसे फ्यू थोड़े से मटेरियल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी करते ही नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, वैसे क्यों करते हैं, एंड रिमेनिंग जो पार्ट होगा कि बेसिकली मैग्नेटिज्म ओरिजिन कहां से होता है, तो उससे रिलेटेड हमने देखा था कि हो रहा क्या है कि बेसिकली हर एक एटम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। एंड ये इलेक्ट्रॉन की जो सर्कुलर मोशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं जिसको अपन ऑर्बिटल मोशन बोल रहे हैं। दूसरा, ये खुद के पोजीशन के अबाउट स्पिन होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जिसको अपन स्पिनिंग मोशन बोलते हैं, और उसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट को अपन यहाँ पे एमएस बोल रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो होगी एमओ इज इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एमओ प्लस एमएस, मतलब दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की सम, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बनती है, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है बिहाइंड ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस यही किया था कि हर एक सब्सटेंस की अगर बात करेंगे तो हर एक सब्सटेंस जो है वो बना है बेसिकली एटम से, और एटम के इनसाइड जो है इलेक्ट्रॉन इसी तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने सारे एलिमेंट है, जितने सारे मैटर, जितने सारे ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो सारे कंटिन्यूअसली इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी होता क्या है कि फ्यू सब्सटेंस है जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, इतने सब्सटेंस क्या करते हैं कि मैग्नेटिज्म को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी सब्सटेंस मैग्नेटिज्म की टेंडेंसी भी शो नहीं करते हैं एंड मैग्नेट को वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। ऐसे क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, देखो कि बेसिकली ये डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम छोड़ के बाकी जितने भी सब्सटेंस बनते हैं उनमें होता क्या है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो बनती है, क्योंकि जितने मैग्नेटिक मोमेंट एक्टिंग इन वन डायरेक्शन होते हैं उतने ही मैग्नेटिक मोमेंट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। एंड इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो जीरो बनती है, ठीक है। तो इसलिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम एंड डिस्प्रोशियम छोड़ के रिमेनिंग सब्सटेंस मैग्नेटिज्म की टेंडेंसी शो नहीं करते। लेकिन ये जो एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, इनकी केस में क्या होता है कि ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं बनती है, उस केस में ये नॉन जीरो होती है, इसलिए वो मैग्नेटिज्म की टेंडेंसी शो करती है, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है बिहाइंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन एवरी टाइप ऑफ सब्सटेंस, एवरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन सा रीजन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जो Fe3O4 होता है या फिर आयरन होता है, दोनों में मैग्नेटिज्म कहां से आ गया, उसका एक ही रीजन है कि दोनों के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, और उसके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने से चार्ज मोशन में सेट हो गया, एंड वी नो दैट चार्ज इन मोशन विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसी तरह से यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये हमें मालूम है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो कि यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, मतलब उस मोशन की वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि करंट जो होता है इज गिवन बाय, करंट इज गिवन बाय। अब करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई टी, बट यहाँ पे
Q का मतलब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, एंड T का मतलब होगा कैपिटल T, जिसको अपन पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। पीरियोडिक टाइम यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ या फिर सर्कुलर मोशन। यानी कि यहाँ पे करंट का फॉर्मूला बना E/T। बट वेलोसिटी क्या होती है? सरकमफरेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2πr/t। देयरफॉर ये T इज इक्वल्स टू बनेगा 2πr/v। अगर इस T को अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा I इक्वल्स टू E डिवाइड बाय 2πr/v, एंड ये सिंप्लीफाई होके बनेगा EV/2πr। ठीक है, तो ये बना एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन था उसने जो भी करंट प्रोड्यूस किया उसके लिए ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस करंट फाइंड करना नहीं था, हमारा पर्पस था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड करना। ठीक है, तो आगे मैं लिखूंगा देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला प्रैक्टिकली NIA होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है तो N को कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो ये बनेगा I इंटू A। अब करंट की वैल्यू ऊपर हमने लिखी थी उसको पुट करेंगे तो ये बनेगा EV/2πr। अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर है तो उसका एरिया बनेगा πr²। तो यहाँ पे एक पाई कैंसल होके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन बना EVR/2। ठीक है, तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और इस एक्सप्रेशन में जो E है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R का मतलब है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड 2 तो नंबर है। इस तरह से ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सेम एक्सप्रेशन को अगर मॉडिफाई करने जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू M इंटू V इंटू R। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अबव एक्सप्रेशन था इसको मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? देखो, कैपिटल M इक्वल्स टू EVR/2 था, उसको मास, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन चल रहे तो इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये कैपिटल M बनेगा E/2 ऑफ ME इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V इंटू R। यानी कि कैपिटल M इक्वल्स टू बना E/2 ऑफ ME इंटू L, वेयर L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। यानी हमें और एक फॉर्मूला मिल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनेगा M वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ E/2 ऑफ ME इंटू L वेक्टर। माइनस लिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल M एंड कैपिटल L आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाली है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या करता है? इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर सेम पार्ट हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स में हम बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें एक पोस्टुलेट आता है जो आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वो होता है L इज इक्वल्स टू N इंटू H/2π। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बोर के पोस्टुलेट, तो उसमें ये आता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है N इंटू H/2π, वेयर N का मतलब होता है ऑर्बिट का नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये N को बोला जाता है प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, एंड 2 पाई तो नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये L की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है। फिर हम क्या करेंगे फिर से कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर इंट्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करेंगे, ये MVR को जो है, ये यहाँ पे MVR को L बोलेंगे, तो ये L को रिप्लेस करके हमें क्या करना है, M लाना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में देखो क्या चेंजेस आएंगे कि MVR, बट ऊपर का एक्सप्रेशन क्या था, M इक्वल्स टू E अपॉन ट्वाइस ऑफ ME इंटू L। तो L इज इक्वल्स टू क्या होगा, L इक्वल्स टू होगा M इंटू ट्वाइस ऑफ ME डिवाइड बाय E। ये हम ऊपर के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये बनेगा कैपिटल M इंटू ट्वाइस ऑफ ME डिवाइड बाय E इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो कैपिटल M यहाँ पे बनेगा NHE डिवाइडेड बाय 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे कैपिटल M का मतलब स्टार्ट से हुई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई नंबर है, N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का और एक रिलेशन मिला इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड मास। अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, n इक्वल्स टू 1 अगर पुट करेंगे तो उस केस में ये डाइपोल मोमेंट बनेगा H इंटू E अपॉन 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ME। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि E, H, 4 पाई M ये सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, ऊपर का जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है एज बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ये जो अबव एक्सप्रेशन फॉर्मूला दिख रहा है इसको बोला जाता है बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अब ये बोहर्स मैग्नेटॉन आया कहां से, इसके लिए ऊपर की पूरी प्रोसेस आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट मिक्स करके कुछ फॉर्मूले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऊपर अगर देखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो H प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 4 पाई, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बोर्स मैग्नेटॉन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसके लिए ये एक्सप्रेशन बनता है, और वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9.274 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ये आती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर बोर्स मैग्नेटॉन यानी फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यूनिट होगा एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिक कांस्टेंट है, ये एज इट इज याद रखना है। एंड ऊपर की सारी कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करती है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म में कैसे बेसिकली सब पार्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि आज हमने मैग्नेटाइजेशन अब ये मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। इसका नोटेशन होता है mz, इसका फॉर्मूला होता है mz इज इक्वल्स टू mnet अपॉन वॉल्यूम, ये उसका फॉर्मूला है।
अब एक्चुअल में ये मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करा देता हूं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर्स पढ़ने से पहले हमने पोलराइजेशन देखा था, याद करो। तो पोलराइजेशन की कंसेप्ट में क्या था कि जब भी अपन डाइइलेक्ट्रिक को यानी इंसुलेटर्स को यानी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है, और उस फेनोमेनन को हमने बोला था पोलराइजेशन। अभी सेम कंसेप्ट यहाँ पे एक्ट होने वाली है कि जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे कि जिनमें पहले से मैग्नेटिज्म प्रेजेंट नहीं था, लेकिन उनको मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो क्या होता है, उनके सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये इंड्यूस्ड होने वाली, प्रोड्यूस्ड होने वाली जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। तो अब इसका SI यूनिट क्या बनेगा मैग्नेटाइजेशन का, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर का क्यूब। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होके ये बना एम्पियर पर मीटर, एंड इसका अगर डायमेंशंस देखेंगे तो ये आएंगे I1 एंड ये ऊपर आके बनेगा -1, ठीक है, L-1 I1। एंड बेसिकली मैग्नेटाइजेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये बन गया मैग्नेटाइजेशन। अभी इसको और थोड़ा सा क्लियर समझने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एक एग्जांपल लेंगे। अब देखो आगे, मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर केस कंसीडर करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया टोरॉइड या फिर सोलेनॉइड। तो हम पहले सोलेनॉइड की केस लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड ये होता है B0 इक्वल्स टू म्यू0 NI। लास्ट टॉपिक के लेक्चर देखो ग्रुप पे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे हमने ये सब डिराइव करके रखा है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड की केस में मैग्नेटिक इंडक्शन आता है B0 इक्वल्स टू म्यू0 NI। फिर हम क्या करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड में यानी ये सोलेनॉइड की इनसाइड में एक आयन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका सैंपल रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि वहां पे हमने अगर कोई मटेरियल प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके सरफेस के ऊपर क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड होगा कि व्हेन अ मटेरियल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड, तो उसके बाद में नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन सोलेनॉइड कितनी होगी, ये बनेगी B इक्वल्स टू B0 प्लस BM। अब B0 मतलब हमने ऊपर देखा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, एंड BM मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो BM का मतलब यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ने जो प्रोड्यूस की है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो कितनी होती है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन होता है BM इज इक्वल्स टू म्यू0 इंटू MZ। यानी कि नेट मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला बनेगा B इक्वल्स टू म्यू0 NI प्लस म्यू0 इंटू MZ। अब यहां पे बेसिकली एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होती है जिसको अपन बोलते हैं एज ए मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहां पे रिक्वायर्ड है, इसलिए इन बिटवीन बोल दे रहा हूं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब इसका नोटेशन H है, लेकिन ये पूरी B की तरह होती है, ठीक है। यानी कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी gives the
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका नोटेशन होता है H एंड इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू NI। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है तो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में आपको डेटा दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल M। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब इसके लिए जो यूनिट है वो होता है एम्पियर पर मीटर, यानी डायमेंशन फिर से L-1I1। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी की क्वांटिटी होती है, यानी कि ऊपर का जो Ni था इसको मैं अभी रिप्लेस करने वाला हूं H से, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे B इक्वल्स टू क्या बनेगा, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट इंटू H प्लस म्यू नॉट इंटू MZ। अब दोनों में से हम म्यू नॉट को कॉमन लेंगे तो B इक्वल्स टू क्या बना, म्यू नॉट इन ब्रैकेट H प्लस MZ। अब ये जो MZ है मैग्नेटाइजेशन, जैसे पोलराइजेशन था ये उसी की तरह होता है कि MZ इज इक्वल्स टू होता है काय M इंटू H। अब ये काय M जो है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसका मतलब होता है एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड। जो सब्सटेंस होगा, जो मटेरियल होगा जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसकी मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी मतलब ये ससेप्टिबिलिटी होती है। यानी कि ऊपर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अब ये बनेगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट ऑफ H प्लस काय इंटू H, यानी फिर से H भी कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा म्यू नॉट ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस काय M इंटू H। लेकिन ये जो 1 प्लस काय M ये आपको दिख रहा है, इसको भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, जिसको बोला जाता है म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस काय M। लेकिन बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन मिला है हमें ये मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे ये म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काय M पुट करके जो सिंप्लीफिकेशन था वो अभी आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट करा देता हूं। तो B इज इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है इसको बोला जाता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर है इसको बोला जाता है म्यू, यानी परमी एबिलिटी ऑफ द मीडियम। देयरफॉर ये मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू H। ये होता है फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होता है। ये म्यू आर को बोला गया था रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, so this is all about मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर डेवलप होती है उनके अबाउट का डिस्कशन। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज हमने डिराइव किए है, हर एक स्टेप में न्यू फॉर्मूला है, इसलिए इस डेरिवेशन पर्टिकुलर इस डेरिवेशन को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा अच्छे से आपको टाइम देना पड़ेगा। अब टॉपिक का लास्ट